हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दानी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसका पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं और उसमें भी हम पॉलिटी वाला जो पोर्शन है, पॉलिटी वाला जो भाग है उसको कवर कर रहे हैं। अब तक हमारा टॉपिक चल रहा है मूल अधिकार। यहां तक के टॉपिक हमने इस तरह से किए हैं कि यदि कोई प्री वाला बंदा भी आके यहाँ पे पढ़ रहा है तो उसको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, या जो टॉपिक कॉमन है, जैसे मान लीजिए कि वो प्री में भी है और मेंस में भी है, तो यदि वो इन वीडियो को देखता है तो उसकी बहुत अच्छे से प्री के हिसाब से भी हो जाए और मेंस के हिसाब से हो जाए। हम कोशिश करते हैं कि जितने भी प्री के फैक्ट हो सके हम वो भी कवर कर लें और मेंस का तो हम कर ही रहे हैं। तो हमारा मूल अधिकार टॉपिक चल रहा है और मूल अधिकार में हमारे आर्टिकल 24 तक हो गए हैं। पिछले वीडियो में मुझे कुछ कमेंट आया था कि आर्टिकल 24 में आई थिंक किसी को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो हम पहले वो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम आगे के मूल अधिकार पढ़ेंगे। हाँ, मैं यहाँ क्योंकि एक आर्टिकल के बहुत सारे खंड होते हैं इसलिए मैं हर खंड को नहीं बता रही हूं, बाकी उस आर्टिकल का सार क्या है वो ही मैं बता रही हूं। ये तो है कि आप पूरा संविधान शब्द सा तो नहीं रट सकते कि इस खंड में ये दिया है, इस खंड में ये दिया है, और इतना कोई भी एग्जाम कितना भी डीप में आ जाए वो आपको आर्टिकल समझ में आना चाहिए कि उसमें क्या क्या कहा जा रहा है ना। ये नहीं आता कि इस खंड में क्या दिया है, इस खंड में क्या दिया, कुछ के इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम कवर कर ही लेते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो कंफ्यूजन काय में थी आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 क्या कह रहा था कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उन्हें आप कोई भी खतरनाक नियोजन में नहीं लगा सकते। यही था, है ना। आर्टिकल 24 आपने पढ़ा है, लेकिन किसी को यहां 14 वर्ष से दिक्कत है। जो कमेंट आया था उसमें कहा गया था कि ये एज कितनी है, 18 वर्ष है। तो ये कंफ्यूजन अपन दूर करते हैं, किसी और को भी हो या किसी ने कहीं से पढ़ा हो। तो हुआ ऐसा था कि संविधान में तो कह दिया कि 14 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे होंगे वो आप खतरनाक नियोजन में नहीं लगा सकते। लेकिन ये खतरनाक नियोजन होंगे क्या? यदि कोई इस आर्टिकल का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? ये सब तो संविधान में नहीं कहा था, ये सब तो आर्टिकल 24 नहीं कहता, है ना। आर्टिकल 24 तो सिर्फ कितना कह रहा है कि आप सिर्फ 14 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो खतरनाक नियोजन में आप नहीं लगा सकते। लेकिन यदि किसी ने लगाया तो, या ये खतरनाक नियोजन कौन कौन से होंगे भाई हमको क्या पता, क्योंकि आपने फैक्ट्री और माइंस तो कह दिया, है ना, और आपने आगे लिख दिया एसेक्ट्रा। अब उस एसेक्ट्रा में क्या आ जाएगा, ठीक है। और यदि किसी ने लगाया तो उसके लिए क्या सजा होगी, तो ये सब संविधान तो नहीं कहता। लेकिन इसी भाग का जो अनुच्छेद 35 है, क्या है, अनुच्छेद 35 जो है वो कहता है कि यदि भाग 3 के अधीन आप कोई भी अपराध करते हो, है ना, तो उसके लिए दंड निर्धारित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास। ठीक है, तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने एक कानून बनाया और उस कानून का नाम था बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। ठीक है, तो 1986 में संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करके और यहां पे कानून बनाया बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन
अधिनियम 1986। भाई आप जनरल भाषा में कभी आपने सुना होगा चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक है। जो चाइल्ड लेबर एक्ट होता है यही है वो, यानी चाइल्ड लेबर प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट 1986। इसमें कहा गया, इसमें कुछ क्षेत्र डिसाइड किए गए, कुछ ऑक्यूपेशन, कुछ प्रोसेसेस, कुछ क्षेत्र, मतलब ऐसे क्षेत्र निर्धारित किए गए कि इन क्षेत्रों में जो है वो, यदि आप बच्चे को यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यदि नियोजन में रखते हो तो वो अपराध होगा, और हर एक के लिए सजा निर्धारित कर दी। जिस तरह के काम में आप रख रहे हो से आप कितना उसमें आपको जुर्माना लगेगा, जुर्माना नहीं भरोगे तो कितनी सजा होगी, ठीक है। तो ये सब निर्धारित किए इस एक्ट में, ठीक है। लेकिन 2006 में सरकार ने इसमें एक कदम उठाया और सरकार ने कहा कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, भाई उनको तो इतनी समझ नहीं है कि वो कहां काम करें कहां नहीं करें। एक आर्टिकल है, देखो ये आर्टिकल एक दूसरे से किस तरह जुड़ रहे हैं वो भी ध्यान रखिए। तो आर्टिकल है 39 का खंड है ई। उसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि जो बच्चे हैं वो अपनी उनकी सुकुमार अवस्था का जो है दुरुपयोग ना हो, और वो आर्थिक रूप से मजबूर होकर कोई ऐसा काम ना करे नागरिक जो उसकी आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। ये कहता है आर्टिकल 39 का सब आर्टिकल ई, ठीक है। कुछ व्यवस्थाएं दी है इसमें, और ये क्या है, नीति निदेशक तत्व है। और ऊपर से 14 साल तक को बच्चे जो है उनको शिक्षा का अधिकार भी मिला हुआ है। तो भाई 14 साल के बच्चे शिक्षा लेना, वो काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अधिनियम जो था इसमें कुछ ऑक्यूपेशन, कुछ प्रोसेस या कहें कुछ क्षेत्र ऐसे निर्धारित कर दिए थे कि 14 साल तक के बच्चे उनमें काम नहीं कर सकते। लेकिन वो चाय की टपरी में तो काम करते थे, दुकानों में तो काम करते थे, है ना। अब और उधर नीति निदेशक तत्व क्या कह रहा है कि राज्य भाई उनको शिक्षा का अधिकार दिया है 14 साल तक के बच्चों को, तो वो आर्थिक रूप से मजबूर होकर कोई भी ऐसा काम ना करे जो उनकी जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग हो रहा हो। भाई ये उनके खेलने कूदने के दिन है और वो काम कर रहे हैं। तो इसलिए 2006 में क्या कर दिया था सरकार ने, ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि जो 14 साल से कम के बच्चे होंगे वो किसी भी व्यवसाय में काम नहीं करेंगे, ठीक है। इस अधिनियम में, ये जो अधिनियम था चाइल्ड लेबर एक्ट, उसमें 2016 में संशोधन किया गया और उसमें ये कहा गया, इसमें जो नियम थे वो थोड़े और ज्यादा विस्तारित कर दिए, क्योंकि परिस्थिति के हिसाब से हम अधिनियम नियमों में हम संशोधन करते रहते हैं। जो सजा थी वो और कठोर कर दी, क्योंकि लोग इसका पालन अच्छे से नहीं कर रहे थे, तो उस सजा को और कठोर करने की कोशिश करी। तो इसमें ये तो कहा ही गया कि जो 14 साल तक के बच्चे होंगे वो किसी भी व्यावसायिक कार्य में काम नहीं करेंगे, है ना। साथ में ये भी कहा गया कि जो किशोर होंगे, और किशोर कौन होंगे, 14 साल से 18 साल तक के बच्चे, है ना। मतलब किशोरों में किसको डिस्क्राइब, किशोर के रूप में किसको परिभाषित किया इस अधिनियम में, 14 साल से 18 साल तक के बच्चे। इनके लिए भी कुछ ऐसे क्षेत्र घोषित कर दिए, कुछ ऐसे खतरनाक क्षेत्र घोषित कर दिए जिनमें ये काम नहीं कर सकते। तो अब जिसको कंफ्यूजन थी कि ये आयु 14 वर्ष नहीं है 18 वर्ष है, तो ये 18 वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 2016 में ये संशोधन इस अधिनियम में किया गया है, ना कि आर्टिकल 24 में। यानी ये संविधान संशोधन नहीं किया,
ये इस अधिनियम में संशोधन किया है और उसमें किशोरों को भी जोड़ा है और किशोरों की आयु रखी है 14 वर्ष से 18 वर्ष और वो बच्चों के लिए कुछ खतरनाक क्षेत्र घोषित किए हैं जिनमें वो काम नहीं कर सकते। मतलब पहले संविधान सिर्फ 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए कह रहा था कि 14 वर्ष तक के बच्चे काम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अधिनियम बना के उन्होंने कहा कि नहीं यार 14 वर्ष तक के क्या 18 वर्ष तक के भी तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, तो वो भी ऐसे खतरनाक नियोजन में नहीं लग सकते। तो इसलिए किशोर के लिए भी व्यवस्था कर दी कि 14 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो भी किसी खतरनाक क्षेत्र में कुछ क्षेत्र निर्धारित कर दिए, कुछ क्षेत्र घोषित कर दिए कि इन क्षेत्रों में इन फैक्ट्री माइंस इनमें ये बच्चे भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जिसको कंफ्यूजन थी कि ये आयु 18 वर्ष है वो अच्छे से समझ ले कि इस अधिनियम में संशोधन हुआ था 2016 में, ना कि आर्टिकल 24 में, यानी ये संविधान संशोधन नहीं था। आर्टिकल 24 में अभी भी आयु 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ही बोला गया है। ये 18 वर्ष की आयु किसमें निर्धारित की गई है, तो ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट था इसमें निर्धारित की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने कोई गलत नहीं पढ़ा है। आर्टिकल 24 यही है कि 14 साल तक के जो या 14 साल से कम के जो बच्चे होंगे वो किसी भी खतरनाक नियोजन में नहीं लगा सकते, ना राज्य लगा सकता है ना कोई व्यक्ति लगा सकता है। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन पूरी तरह क्लियर होगी। अब हम आगे के पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का आर्टिकल हमारा है अनुच्छेद 25। इसमें है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। यदि हम 15 शब्द में लिखेंगे, यानी 3 नंबर में यदि हमें आर्टिकल 25 लिखने आ गया है तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें क्या है, अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता ये हमको देता है। ठीक है, अंतःकरण मतलब आप कोई सी भी ये आपकी आंतरिक इच्छा होगी, आपकी आंतरिक स्वतंत्रता होगी कि आप किसी भी भगवान को, उसके किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को या उनके भी किसी भगवान को आप अपने हिसाब से, आपकी आंतरिक स्वतंत्रता है, आपकी आंतरिक इच्छा है ये कि आप किस भगवान को पूज रहे हो, किसको मान रहे हो, ये सब की आपको स्वतंत्रता है। धर्म को भी, आप किसी भी धर्म को भी मान सकते हो, उसका आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, ये स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 देता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, हमें तो जब हिंदू धर्म में हमारी सती प्रथा थी तो राज्य ने उस पर तो प्रतिबंध लगा दिया। यदि हम करंट का उदाहरण लें तो ट्रिपल तलाक को भी रोक दिया है, कानून अधिनियम बना के, कानून बना के सरकार ने ट्रिपल तलाक पे प्रतिबंध लगा दिया है। तो जब हमको इसकी स्वतंत्रता है किसी भी धर्म को मानने की, उसको प्रचार करने की, उसके आचरण करने की, तो हमारे धर्म में फिर हस्तक्षेप राज्य ने कैसे किया? तो इसी के आर्टिकल में आगे जो खंड दिए गए हैं उनमें कहा गया है कि राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य,
जैसे कुछ आधार होंगे आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यदि आप इस आर्टिकल को संक्षेप में देखेंगे तो इसका संक्षेप पूरा यही होता है। इसमें पहले कहा गया है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता होगी। हालांकि राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य जैसे कुछ आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, लेकिन आप यदि 3 नंबर में इतना भी लिखे आए, क्योंकि अब वहां पे लिमिटेड लाइन मिलती है, अब सिर्फ 3 लाइन मिलती हैं आपको 3 नंबर के कोई आंसर को लिखने के लिए, तो आप इतना भी लिखे आए तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा शब्द हो जाएंगे फिर आप इतना भी जोड़ोगे। लेकिन यदि आप जोड़ सकते हो, आपके वर्ड छोटे छोटे हैं, 3 लाइन में आपके ये भी शब्द आ जाए तो आप इसको जोड़ाओगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये मैं प्री के समझाने के हिसाब से कह रही हूं कि कुछ आधार राज्य के ऐसे हैं जिन पर राज्य इन स्वतंत्रता पे कुछ आधारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन यानी उचित प्रतिबंध लगा सकता है, ऐसा हमारा संविधान ही कहता है। जैसे हम अभी का उदाहरण देखें तो हमें जुलूस निकालने के लिए मना कर दिया गया है, हमें झांकी वगैरह लगाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन ये तो हमें उसके आचरण प्रचार करने की सबकी स्वतंत्रता दे रहा था, है ना। जो मुस्लिम समुदाय के जो ताजिया वगैरह निकालते हैं उनकी मना हो गई थी कि वो नहीं निकलेंगे अब की बार, है ना। तो ऐसा कैसे मना कर दिया राज्य ने, है ना। भाई प्रशासन मतलब राज्य ना, अनुच्छेद 12 वाला, तो प्रशासन ने कैसे मना कर दिया। तो इसमें है ना स्वास्थ्य, है ना, और कोरोना किससे संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, यानी आप अपना और दूसरों का स्वास्थ्य खतरे में डाल रहे हो, इसलिए राज्य ने क्या करा, इस आधार पर आप पर प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, आप अभी आप इकट्ठे समूह में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा अनुच्छेद 25। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 26 पे। अच्छा, जितनी देर मैं लिख रही हूं उतनी देर मैं स्किप करती जाती हूँ, क्योंकि हमारे वीडियो फिर बहुत लंबे हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जितना देर मैं लिख रही हूँ उतनी देर मैं स्किप करते जाती हूँ और आपको समझाने का पार्ट रख लेते हैं। तो प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, मतलब जो भी धार्मिक संप्रदाय होगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, उन्हें अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का, उनके प्रबंधन का और उनकी जो भी संपत्ति होगी उनके स्वामित्व का अधिकार होगा, ये कहता है आर्टिकल 26। ठीक है, इसमें भी सेम है कि राज्य जो है वो लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य जैसे कुछ आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इसमें भी सेम कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य जैसे कुछ आधारों के पर राज्य क्या कर सकता है, इस स्वतंत्रता पर या इस अधिकार पर युक्ति युक्त निर्बंधन यानी उचित प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब उचित प्रतिबंध मतलब राज्य मनमानी नहीं कर सकता। ठीक है, यदि वो मनमानी कर रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्या ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। मनमानी नहीं कर सकता, कुछ आधार ऐसे दिए गए हैं कि उनके आधार पर वो प्रतिबंध लगा सकता है आपके इस अधिकार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों, है ना, यानी टैक्स
के समुदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के समुदाय के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है जिनके आगम मतलब जिनकी प्राप्ति किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय हेतु भी नियोजित किए जाते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति पे ऐसे कर नहीं लगाए जा रहे हैं जिनकी प्राप्ति करके वो क्या करता है, किसी भी धर्म का पोषण करता है या उसकी अभिवृद्धि में लगाता है। मतलब जैसे हम दान देते हैं ना मंदिरों को, ठीक है, अब मंदिरों के दान पे टैक्स नहीं लगता। पंडित जी ऐसा नहीं कह सकते कि आप 101 रुपए चढ़ा रहे हो तो प्लस जीएसटी भी जोड़ के चढ़ाइए इसमें, क्योंकि जीएसटी तो वहां चला जाएगा, फिर 101 रुपए भगवान को मिलेंगे ही नहीं, है ना। तो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो हम दान दे रहे हैं मंदिरों में, जो भी चढ़ावा चढ़ा रहे हैं उन पर टैक्स नहीं लगता। क्यों? कब तक नहीं लगेगा? क्योंकि उसका यूज वो लोग काय के लिए कर रहे हैं, उसी मंदिर के रख रखाव प्रबंधन, उसकी व्यवस्था की देखरेख के लिए कर रहे हैं। इसलिए यानी उसी धर्म के अभिवृद्धि के लिए कर रहे हैं और उस धर्म के पोषण के लिए व्यय कर रहे हैं। इसलिए हम उन पर क्या नहीं लगा सकते, कर नहीं लगाता है राज्य, ठीक है। तो यही कहा गया है कि राज्य ऐसे किसी व्यक्ति पर कर नहीं लगाएगा जिसका क्या होता है, जिसके जो आगम होते हैं, मतलब जो साधन होते हैं जिसकी प्राप्ति के, वो किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। देखो इसके खंड भी हैं, क्योंकि खंड भी इंपॉर्टेंट है और समझाने के लिए भी जरूरी है, और ऐसे भी आपको याद भी रखना है, तभी आप इसका अनुच्छेद का सार निकाल पाओगे। तो अपने हिसाब से उसको सार निकाल के आप वो भी लिख सकते हो तीनों का। यदि तीनों खंडों का आप कुछ अच्छे से सार निकाल लो तो वो भी लिख सकते हो। बाकी इसकी हेडिंग यही होती है, तो यदि 3 नंबर में आपको लिखने आया है तो आप इतना भी लिख सकते हो कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में ये अनुच्छेद जो है, यानी अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, इसका खंड 1 है, तो इसका खंड 1 क्या कहता है कि जो राज्य निधि से, मतलब सरकारी फंड से, राज्य निधि से जो भी पूर्णता पोषित जो भी संस्थान होंगे उनमें धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। भाई हम तो धर्मनिरपेक्ष है ना, हम तो किसी धर्म को बढ़ावा दे ही नहीं सकते, है ना। कौन धर्मनिरपेक्ष है? राज्य। मतलब राज्य किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए सभी धर्म समान है। यही है हमारी प्रस्तावना, यही कहती है, हमारे संविधान का सार भी यही है कि हमारा देश क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। तो जब धर्मनिरपेक्ष है तो राज्य निधि यानी सरकारी फंड से जो भी पूर्णता पोषित जो भी शिक्षा संस्थान होंगी वो उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये कह रहा है अनुच्छेद 28। ठीक है, तो इसका खंड 1 ये कहता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहां तो स्वतंत्रता दी है धार्मिक उपासना और धार्मिक शिक्षा की, तो हम आगे का खंड देखते हैं, उसमें समझ में आएगा। ये तो प्रतिबंध उसमें लगाया गया है ना कि जो राज्य निधि से, मतलब सरकारी फंड से जो पोषित हो रही हैं या सरकारी फंड से जो शिक्षा संस्थान स्थापित हुए हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, इसलिए। इसका खंड 2 क्या कहता है कि खंड 1 कि कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था
पर लागू नहीं होगी, जिसका प्रशासन तो राज्य करता है, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास ने की है। तो खंड 2 क्या कह रहा है कि खंड 1 हमने देख लिया, खंड 1 जिस राज्य निधि से जो पूरी तरह से पोषित है, उसमें कोई बात होते हुए भी ऐसी शिक्षा संस्था कि कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन तो राज्य करता है। ठीक है, मतलब राज्य मतलब कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी प्रशासन तो करती है, लेकिन उसकी स्थापना किसने की है, किसी विन्यास या न्यास ने की है। और इसमें आगे भी है, यहां नीचे शायद आपको दिखता नहीं इसलिए मैंने नहीं लिखा है, इसमें आगे है कि उसमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। भाई जैसे मदरसे, उसमें तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, ठीक है, तो उनमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, लेकिन उनकी स्थापना कौन कर रहा है, कोई ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो इसका खंड 2 यही कहता है कि खंड 1 में जहां कहा गया है कि किसी भी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो इसका खंड 2 कह रहा है कि खंड 1 की बात यहां पे लागू नहीं होगी। कब, जब किसी न्यास ने यानी किसी ट्रस्ट ने किसी शिक्षा संस्था की स्थापना की है, और भाई वो उसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए की है, प्रॉपर उसी धर्म के लोगों को शिक्षित करने के लिए की है ना, उसी धर्म की शिक्षा देने के लिए उन्होंने कोई भी शिक्षा संस्था स्थापित की है, तो वहां पे इनको ये स्वतंत्रता होगी कि वो धार्मिक उपासना में भी शामिल हो सकते हैं, धार्मिक शिक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। तो उन शिक्षा संस्थाओं पे ये बात लागू नहीं होगी, खंड 1 वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका खंड 3 भी है। खंड 3 क्या कहता है, इसका खंड 3 भी है। खंड 3 क्या कह रहा है कि मान लीजिए राज्य से मान्यता या सहायता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था है, और वहां धार्मिक शिक्षा दी जाती है, तो व्यक्ति की सहमति से वहां व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा ऐसी किसी धार्मिक उपासना में शामिल होने के लिए, बल्कि उसकी सहमति से वो शामिल हो सकता है। ठीक है, ये काफी बड़ा है इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया है कि राज्य से मान्यता या सहायता प्राप्त कोई भी जो शिक्षा संस्था होगी, यदि वहां पे धार्मिक शिक्षा या उपासना दी जा रही है वहां पे, तो व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसकी सहमति से वो शामिल हो सकता है। मतलब उसकी सहमति, जैसे बच्चा है, शिक्षा संस्था में कोई बच्चा गया है, तो अब बच्चे में तो इतनी नॉलेज नहीं है ना कि वो ये कहे कि कैसा धर्म, कैसी शिक्षा में शामिल होना चाहता हूं कि नहीं होना चाहता हूं। तो क्या होगा कि उनके पेरेंट्स से परमिशन ली जाएगी कि हमारे यहाँ इस धर्म की शिक्षा भी दी जाती है या उसकी उपासना की जाती है, तो क्या आपका बच्चा उसमें शामिल हो सकता है। तो ठीक, यदि उन्होंने सहमति दे दी तो ठीक है, नहीं दी तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, वो उपासना में शामिल ना हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो हमारा अनुच्छेद 28 इस तरह से पूरा हो गया। इसके 3 खंड थे। यदि इसे 3 नंबर में लिखना है तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा
या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी। पहले में कह दिया था कि जो राज्य निधि से पूर्णता पोषित होगा उसमें किसी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरे में कहा गया है कि कोई बात जो है खंड 1 की वो खंड 2 के ऐसे शिक्षा संस्थाओं पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन तो राज्य करता है लेकिन वो गठित हुए हैं किसी न्यास यानी ट्रस्ट के तहत, तो वहां पे धार्मिक उपासना या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। वहां पे खंड 1 की बात लागू नहीं हो रही थी। और 3 में कहा गया है कि सहमति यदि उसे सहायता प्राप्त है राज्य की, तो राज्य तो कैसा है हमारा धर्मनिरपेक्ष है। राज्य कौन सा राज्य, अनुच्छेद 12 वाला राज्य की बात चल रही है, तो राज्य तो हमारा धर्मनिरपेक्ष है और राज्य से मान्यता प्राप्त है या सहायता प्राप्त है तो भी ऐसे शिक्षा संस्थाओं में उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि वो अपनी सहमति से शामिल होना चाहे तो हो सकता है धार्मिक शिक्षा या उपासना में। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा अनुच्छेद 29, है ना। अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी आर्टिकल 29 जो भाषाई और धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक है उनको कुछ मामलों में संरक्षण देता है। वो क्या क्या है वो देखते हैं। इसका खंड 1 है, नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को ना तो राज्य को वंचित कर सकता, इससे ना कोई और व्यक्ति वंचित कर सकता। ये उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का उन्हें पूरी तरह से अधिकार है अल्पसंख्यकों को। हालांकि यहाँ पे नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब नागरिक कोई भी हो, चाहे एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की थी तो कहा था कि ये तो नागरिकों को प्राप्त है ना। तो मतलब चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, सबको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है, ये नागरिकों को, अच्छा ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल नागरिकों को प्राप्त है ना कि व्यक्तियों को। ठीक है, अब दूसरा खंड है कि राज्य निधि से पोषित, है ना, मतलब सरकारी फंड से जो भी पोषित होगी, कौन? शिक्षा संस्था में प्रवेश से नागरिकों को धर्म, जाति, मूलवंश या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। तो आर्टिकल 29 का खंड 2 क्या कह रहा है कि जो सरकारी फंड से पोषित जो भी शिक्षा संस्था है वहां धर्म, जाति, मूलवंश और भाषा के आधार पर उसे किसी भी नागरिक को वहां पर प्रवेश लेने से आप वंचित नहीं कर सकते हो इन आधारों पर। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 तो इतना ही है, इसके दोनों खंड जरूरी हैं। यदि आपको 3 नंबर में लिखना है तो आप इन खंडों को थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त करके आप इसके शब्द कम कर सकते हो। ठीक है, हालांकि इसमें संक्षेप करने जैसा कुछ है नहीं, जितना भी संक्षेप हो सकता था मैंने खुद ही करा है। और यदि आप संविधान या बुक्स वगैरह में पढ़ने जाओगे तो ये और विस्तृत मिलेगा, तो जितना हो सकता था उतना तो मैंने लिखा ही है। हालांकि ये आधार तो हम हटा नहीं सकते क्योंकि भाई इन आधारों पर तो वो उनको अधिकार ही मिल रहा है ना, तो ये तो हम हटा ही नहीं सकते। जो जो शब्द इंपॉर्टेंट थे मैंने वही उठा के यहाँ पे सेंटेंस पूरी करने की कोशिश की है। इससे ज्यादा संक्षेप यदि आप कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, यदि 3 नंबर में आए तो। वैसे इसके आने की उम्मीद कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें है अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 जो है वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है। ठीक है, इसमें कुछ खंडों में कुछ बात कही गई है वो हम देख लेते हैं। यदि आपको 3 नंबर में लिखना है तो आप इतना सा ही लिख दीजिए। आगे यदि आपको एक प्री के हिसाब से भी आपको कभी कथन वगैरह आ जाए या आपको पता भी होना चाहिए कि इस अनुच्छेद में और क्या क्या है, उस हिसाब से मैं आपको आगे के बता रही हूं कि आगे के खंडों में इसमें और क्या क्या कहा गया है। तो इसके खंड 1 में तो यही कहा गया है कि जो धर्म या भाषा के आधार पर जो भी अल्पसंख्यक होंगे वो अपनी रुचि की शिक्षा संस्था स्थापित कर सकते हैं और उसकी स्थापना भी कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। ठीक है,
इसका खंड 2 भी है। खंड 2 क्या कहता है कि यदि ऐसी शिक्षा संस्था जो किसी अल्पसंख्यक ने स्थापित की है या प्रबंधन कर रहा है और ऐसी किसी शिक्षा संस्था की संपत्ति का आप अर्जन कर रहे हो या उसे अधिग्रहण कर रहे हो, तो आपको उसे उन हिसाब से पर्याप्त मुआवजा या प्रतिपूर्ति देनी होगी। इसका खंड 3 भी है। खंड 3 क्या कहता है कि यदि ऐसी कोई शिक्षा संस्था है, कैसी, जो भाषा या धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है, भाषा या धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक है, यानी भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं, उन्होंने ऐसी कोई शिक्षा संस्था स्थापित की है या प्रबंधन किया है। तो यदि मान लीजिए कि भाई मैं राज्य हूं, है ना, मतलब मैं मान लीजिए मैं अनुच्छेद 12 वाले राज्य की किसी प्राधिकारी हूं, है ना, और मैं किसी शिक्षा संस्था को सहायता देना चाहती हूं, तो मैं इस आधार पर भेदभाव नहीं करूंगी कि ये शिक्षा संस्था किसी अल्पसंख्यक की होगी या उसके प्रबंधन में होगी। मतलब मैं राज्य सहायता देने से पहले किसी शिक्षा संस्था से इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वो किसी अल्पसंख्यक वर्ग की है। ठीक है, तो ये इसके तीनों खंड थे। अनुच्छेद 30 जब आप लिखोगे तो लिखना आपको इतना ही है 3 नंबर में कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार देता है अनुच्छेद 30। ठीक है, अब अगला था आर्टिकल 31। क्या आता? अनुच्छेद 31 आता, लेकिन ये निरसित हो चुका है, मतलब इसे समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या था? इसमें था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, तो ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए था, ये लिखने तो आएगा ही नहीं क्योंकि निरसित हो चुका है। तो संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31 में, जो अब समाप्त हो चुका है। कौन से वे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त हुआ था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, यानी निरसित कर दिया गया है आर्टिकल 31 को। ठीक है, तो आगे के आर्टिकल लिखने से पहले हम उनको समझ लेते हैं। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? प्रथम संशोधन अधिनियम कब आया संविधान का? 1951 में। और 1951 में 2 आर्टिकल जोड़े संविधान में, 31A और 31B। ठीक है, हमारा जो आर्टिकल 31 था जिसमें हमारा था संपत्ति का अधिकार, वो कब हटा था? 1978 में। हम संपत्ति का अधिकार कह रहे थे, वो कब हटा था? 1978 में। अब संपत्ति का मूल अधिकार था, तो उस टाइम पर संपत्ति की स्थिति क्या थी कि भाई एक जो जमींदार था वो पूरे गांव की संपत्ति का मालिक हुआ करता था, बाकी लोग उसके यहाँ क्या करते थे? बेगार मजदूरी करते थे। ठीक है, इसी के लिए हमारे यहाँ भूमि सुधार अधिनियम आए और भूदान आंदोलन किया गया, है ना, कि जिनके यहाँ एक्स्ट्रा भूमि है वो दूसरों को बांट दे। भूदान आंदोलन में यही किया था कि स्वेच्छा से दूसरों को दे दे। भूमि सुधार के तहत भी बहुत सारी चीजें की गई, है ना। ये अधिनियम भी बनाए कि एक लिमिट से ज्यादा भूमि कोई नहीं रख सकता, और यदि एक लिमिट से ज्यादा भूमि कोई रख ही नहीं सकता, और इसकी भी लिमिट बनाई कि यदि इससे ज्यादा कोई भूमि रखेगा तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सब व्यवस्थाएं हमारे आजादी के बाद या संविधान लागू होने के बाद हमारे यहाँ की गई थी। लेकिन अब संपत्ति का मूल अधिकार था। ठीक है, मूल संविधान में संपत्ति का मूल अधिकार हमें प्राप्त था। तो यदि अब उसके लिए कोई भी कानून, कोई भी नियम बनाते तो इस अधिकार का उल्लंघन होता, है ना। भूमि लेने के लिए या भूमि का अधिग्रहण करने के लिए सरकार यानी राज्य यदि
इसके लिए राज्य कोई भी कानून बनाता भूमि अधिग्रहण के लिए तो क्या होता, उस व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता, है ना। तो इसलिए क्या करेगा कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में ही प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 2 आर्टिकल जोड़े गए। 31A में क्या था, 31A राज्य को अधिकार दे रहा था काय का, भूमि अधिग्रहण का। तो ये राज्य कैसे भूमि अधिग्रहण कर सकता था, तो सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य भूमि का अधिग्रहण कर सकता था, ये कहता था आर्टिकल 31A। 31B में क्या था, तो 31B में कहा गया था कि यदि राज्य भूमि सुधार के लिए कोई भी कानून बनता है, भूमि सुधार के लिए कोई भी कानून यदि बनता है तो उन्हें हमने क्या करा, नवी अनुसूची में रख दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि जो नवी अनुसूची मूल संविधान में शामिल की गई थी उसमें यह व्यवस्था थी कि जो कानून नवी अनुसूची में होंगे उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसलिए भूमि सुधार कानूनों को हमने नवी अनुसूची में रख दिया था। हालांकि अभी व्यवस्था यह है कि कुछ आधारों पर नवी अनुसूची के अधिनियमों या कानूनों को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो ये आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। भाई हमारे पास संपत्ति का अधिकार था और संपत्ति की व्यवस्था पहले कैसी थी कि पता चलता था एक ही जमींदार पूरे गांव की भूमि का मालिक है। तो इसके तहत हमारे यहाँ जैसी स्वतंत्रता मिल गई, संविधान लागू हो गया, तो हमने क्या करे, कई भूमि सुधार कानून बनाए, है ना। भूदान आंदोलन भी चलाया, लोगों से स्वेच्छा से भूमि ली और दूसरों में बांटी या राज्य के उपयोग के लिए ली। लेकिन यदि अब कोई भी भूमि राज्य यदि अधिग्रहण करता, अभी भी क्या है कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो हमारा विधिक अधिकार है आर्टिकल 301 के तहत। लेकिन इसमें क्या है, ये अब हमारा मूल अधिकार नहीं है। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य जो है वो विधि बना के हमारी भूमि हमसे छीन सकता है, भाई अधिग्रहण कर लेता है, जैसे रोड बनाने के लिए, है ना। तो अब वो ले लेता है, लेकिन मूल अधिकार में कैसे लेता। तो इसलिए 1951 में ही पहले संशोधन करके 2 आर्टिकल जोड़ दिए कि भाई 31 कहता था कि राज्य का भूमि अधिग्रहण का अधिकार होगा, राज्य का अधिकार होगा भूमि अधिग्रहण का, ये अधिग्रहण है। ठीक है, राज्य को अधिकार दे दिया भूमि अधिग्रहण का कि राज्य भूमि अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें जोड़ दी थी कि यदि राज्य करेगा तो कुछ परिस्थितियों में वो पर्याप्त मुआवजा भी देगा। ठीक है, और यहां पे भूमि सुधार संबंधी जो भी कानून होगा उन्हें नवी अनुसूची में रख दिया था इस आर्टिकल के तहत। तो ये 2 जोड़ दिए थे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। फिर एक आर्टिकल जोड़ा गया 25वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में। कौन सा आर्टिकल जोड़ा, तो 31C। सबकी दिक्कत यही थी, संपत्ति का अधिकार ही था जिसे 1978 में फिर समाप्ति कर दिया, है ना, जिसके तहत ये आर्टिकल जोड़ने पड़े संविधान में। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें एक नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद है 39, उसका खंड बी और खंड सी जो है उसे मूल अधिकारों पर वरीयता दे दी। ठीक है, ये खंड बी और खंड सी क्या है, आर्टिकल 39 का खंड बी क्या कहता है कि भौतिक संसाधनों का नियंत्रण और स्वामित्व इस प्रकार से हुआ कि अधिक से अधिक सामूहिक हित हो सके। अब भाई भौतिक संसाधन किसी एक व्यक्ति के पास संकेंद्रित होकर ना रहे,
इसके लिए भी कानून बनाना था, उसको राज्य को कानून बनाना था। तो इसलिए क्या करा कि भाई हमने इसे मौलिक अधिकारों पे वरीयता दे दी, मतलब कह दिया कि यदि हम भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण ना करने के लिए कोई भी विधि बनाते हैं तो उसे ये नहीं माना जाएगा कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। सेम इसमें कहा गया था, इसमें भौतिक संसाधन कहा गया था, इसमें कहा था कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चलाई जाएगी कि उत्पादन के साधनों का किसी एक व्यक्ति पर संकेंद्रण ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें भौतिक संसाधनों का बोल दिया था और इसमें आर्थिक संसाधनों का बोल दिया था। अब इसके लिए क्या करना था कि भाई यदि हम इसके तहत कोई भी कानून बनाते तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है ना। तो इसलिए इसमें क्या कह दिया, आर्टिकल 31C में मौलिक अधिकारी जोड़ के क्या कह दिया कि यदि इनके तहत कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, और क्योंकि इनको वरीयता प्राप्त होगी मौलिक अधिकारों पर, ये दोनों अनुच्छेदों को। ठीक है, तो ये व्यवस्था थी। अब इनमें लिखना क्या है, तीनों आर्टिकल में हम वो देख लेते हैं। अनुच्छेद 31A क्या है कि सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य जबरदस्ती आपकी भूमि वगैरह आपसे छीन ले, वो कब छीनेगा, सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, जैसे उसे सड़क बनानी है ना, तो ऐसे निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने का राज्य को अधिकार देता है कौन, आर्टिकल 31A। कुछ परिस्थितियों में पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है, जैसे मान लो आपकी कृषि भूमि छीनी जा रही है तो उसके लिए सरकार आपको पर्याप्त मुआवजा देगी। ये 3 नंबर में इतना लिख सकते हैं आप। यदि आपको जोड़ना हो कि इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया तो आप वो लाइन और जोड़ देना। ठीक है, अब देखते हैं कि आर्टिकल 31B क्या कहता है। आर्टिकल 31B ये क्या कहता है कि इसके तहत भूमि सुधार संबंधी जो भी अधिनियम थे उनको न्यायिक संरक्षण प्रदान किया गया। न्यायिक संरक्षण कैसे प्रदान किया गया, तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ दी संविधान को, और जो भूमि सुधार के जो भी कानून थे उन्हें 9वीं अनुसूची में रख दिया। और मूल संविधान में 9वीं अनुसूची के लिए क्या व्यवस्था थी कि इसमें जो भी कानून होंगे उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार क्या हो गया कि जो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम थे उन्हें न्यायिक संरक्षण मिल गया। ठीक है, तो ये 3 नंबर में आपका लिखने के लिए ये है। ठीक है, ये हमने समझ लिया ही है कि क्या क्या था, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा और क्यों जोड़ा, है ना, क्योंकि हमारे पास संपत्ति का अधिकार था। तो भाई संपत्ति लेने के लिए जिनके पास ओवर संपत्ति थी उनसे लेने के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी थी ना, तो ये सब व्यवस्थाएं की गई उसके तहत। ठीक है, अनुच्छेद 31C इसके तहत समाजवादी नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी नीति निर्देशक तत्व हम जब नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी कि कुछ नीति निर्देशक तत्व जो है उनको गांधीवादी में बांटा है, कुछ समाजवादी में बांटा है। तो ये आर्टिकल 39 के जितने भी खंड के प्रावधान है उन्हें काय में रखा गया है, समाजवादी में रखा गया है। तो ठीक है, समाजवादी नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 के खंड B यानी खा एवं C यानी गा को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। यानी कहा गया कि यदि 39 के खंड B और C को लागू करने के लिए कोई भी विधि बनाई जाती है तो वो ये नहीं समझी जाएगी कि वो मूल अधिकारों का हनन कर रही है। ठीक है, तो यानी मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दे दी। ये हम देख ही चुके हैं कि 39 के खंड B में क्या था कि भौतिक संसाधन जो होंगे उनका स्वामित्व इस प्रकार से होगा कि अधिक से अधिक सामूहिक हित हो सके, और इसमें C में कहा गया था कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चलेगी कि उत्पादन के जो साधन है उनका किसी एक ही हाथ में संकेंद्रण ना हो। ठीक है, तो ये दोनों के लिए इस प्रकार के अनुच्छेदों को लागू करने के लिए जो भी विधि बनाई जाएगी उन्हें मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई आर्टिकल 31C के तहत। ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपकी कुछ हेल्प हो रही होगी तैयारी में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाया करे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है
आपके लिए हेल्पफुल है, तैयारी में आपकी मदद कर रही है, तो आप इसे लाइक भी कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।